हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकिता तोमर एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जुडिशरी गोल्ड। और आज जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, देयर इज अनदर केस जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, विच इज कॉल्ड पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये केस आप लोगों ने शायद सुना हो पढ़ते टाइम। अब इस केस के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस केस का बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे एविडेंस लॉ के लिए। लेकिन एक और चीज है जो बहुत इंटरेस्टिंग है इस केस के बारे में, और वो है इस केस की बैक स्टोरी। सो इस पूरे केस की बैक स्टोरी को मैं आज की अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ, विद ऑल द लीगल पॉइंट्स ऑल्सो। सो वेलकम टू द एपिसोड 4 ऑफ स्कूप, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं परविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस को। एंड लेट अस सी कि क्या थी इस केस की स्टोरी। सो देयर वाज अ फीमेल कॉल्ड पलविंदर कौर, जो कि पंजाब में रहती थी, जिनकी शादी हुई थी जसपाल सिंह से। जसपाल सिंह के पिता पलविंदर कौर को कुछ खास पसंद नहीं करते थे, जिसकी वजह से पलविंदर कौर और जसपाल सिंह दोनों का ही रिश्ता जसपाल सिंह के फादर से कुछ बहुत खास अच्छा नहीं था। एंड क्योंकि जसपाल सिंह के फादर हमेशा पलविंदर कौर के बारे में बुरी बातें करते थे या अपनी नाराजगी जताते थे, जसपाल सिंह भी अपने पिता से थोड़ा दूर रहना ही पसंद करते, थोड़ा कम कांटेक्ट रखना पसंद करते थे। बट ऐसा नहीं था कि ताल्लुक कंप्लीटली टूट गया था, थोड़ी सी दूरी आ गई थी रिश्तों में, आप ये कह सकते हो। अब कुछ दिनों तक जब जसपाल सिंह नहीं मिले, एंड ये दिन जब कुछ हफ्तों में और महीनों में बदल गए, तो जसपाल सिंह के पिता को थोड़ी सी चिंता हुई। उन्होंने जाकर के पुलिस के पास में एफआईआर कराई कि जसपाल सिंह कहीं भी मिल नहीं रहे हैं, उनसे बात नहीं हो पा रही है। एंड जसपाल सिंह के फादर को बहुत ज्यादा डाउट था पलविंदर कौर यानी कि जसपाल की पत्नी के ऊपर, कि जसपाल की पत्नी का कुछ ना कुछ तो इसमें हाथ है। एंड जसपाल जो है वो गायब इसलिए हो गए क्योंकि उनकी पत्नी ने उन्हें गायब कर दिया है। जब पुलिस तहकीकात में लगी तो इवेंचुअली पता चला 6 फरवरी 1950 को कि जसपाल सिंह की मृत्यु हो चुकी थी। ऑन दिस पर्टिकुलर डेट जसपाल सिंह हैड ऑलरेडी डाइड। इनकी बॉडी रिकवर करी गई थी मार्च 11 1950 को। सो फरवरी में ही डाइड एंड इन मार्च हिज बॉडी वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम अ विलेज। एक बहुत छोटा सा गांव था जिसके एक कुएं के अंदर से जब बदबू आने लगी तो वहां के जो लोकल लोग थे उन्होंने कहा कि इस कुएं में से जरा देखा जाए कि क्या चीज है, क्यों इतनी स्मेल आ रही है, क्या कोई जानवर मर गया है इसके अंदर गिर करके। जब उस कुएं में ढूंढने का प्रयास किया गया तो एक ताबूत मिला, एक ट्रंक मिला। जब उस ट्रंक को निकाला गया तो उसके अंदर एक सड़ी गली लाश मिली। जब पैरवी करी गई तो कपड़ों से पहचान हुई कि ये जसपाल सिंह की डेड बॉडी है। अब पलविंदर कौर के ऊपर डायरेक्ट शक आ गया, क्योंकि पलविंदर कौर ही थी जो जसपाल सिंह के साथ रहती थी, और ये कह रही थी कि उन्हें जसपाल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। एंड इनिशियल डेज में वही कहीं ना कहीं जसपाल सिंह के गायब हो जाने की बात को रफा दफा करने का प्रयास कर रही थी। तो पलविंदर कौर के ऊपर डाउट आया। जो पलविंदर कौर के फादर इन लॉ थे उनका ये भी मानना था कि मोहिंदर पाल नाम के एक व्यक्ति हैं जिनके साथ में पलविंदर कौर का अफेयर चल रहा है, एंड इन दोनों ने ही शायद मिल करके जसपाल सिंह को ठिकाने लगाया है, जसपाल सिंह की हत्या करी है। खैर, पुलिस अपने तहकीकात में लगी, पुलिस अपने सबूत ढूंढने में जब लगी, तो अप्रैल 15 को जो आपकी पलविंदर कौर थी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। एंड अब ये स्टेटमेंट ही है जिसने भारतीय कानून की शक्ल को थोड़ा सा, आप कह सकते हो, और बेटर शेप दे दिया या थोड़ा सा बदल दिया। यहां पर अपने स्टेटमेंट में पलविंदर कौर का कहना था कि जसपाल सिंह की मृत्यु जो हुई है वो हुई है पोटेशियम साइनाइड जैसे एक पोटेशियम साइनाइड या उसके जैसे एक केमिकल को कंज्यूम करने से, जिसका इस्तेमाल जसपाल किया करते थे अपने ही फोटो लैब के अंदर फोटोज को डेवलप करने में। तो जैसा कि आप पहले समझते होंगे कि आजकल तो हम देखते हैं डिजिटल फोटोज है, हमारे जनरली हमारे फोन्स में ही होती हैं फोटोज। बट पुराने जमाने में बकायदा एक रील निकला करती थी ब्लैक कलर की, उसमें से आप फोटोज निकलाते थे, बड़ी करवाते थे फोटोज, एंड एक केमिकल में फोटोज को सोक करके रखा जाता था। देन दे यूज टू ड्राई इट। सो दैट समथिंग लाइक दैट ऑफ सॉर्ट, वही प्रोसेस जो है आपकी जसपाल सिंह भी फॉलो किया करते थे अपने फोटो लैब में। एंड उस फोटो लैब में फोटोज को डेवलप करने के लिए एक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता था। वो केमिकल एक दवाई की बोतल में रखा हुआ रहता था, जनरली पलविंदर कौर और जसपाल के घर के अंदर एक पर्टिकुलर रैक में। एक दिन जसपाल को बहुत तेज पेट में दर्द उठा और उन्होंने शायद दर्द की बेसुधी की हालत में जा करके एक दवाई की बोतल उठाई और जल्दी से दवाई कंज्यूम कर ली अपने पेट दर्द को सही करने के लिए। बट वो दवाई नहीं थी, वो इनफैक्ट यही केमिकल था जिसको वो फोटोज को डेवलप करने में इस्तेमाल करते थे, और ये केमिकल था पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड, जैसे कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि इट इज वेरी फैटल टू द हेल्थ। वो इमीडिएटली डेथ कॉज करता है, बहुत ही इंस्टेंटली डेथ कॉज करने में हेल्प कर देता है किसी व्यक्ति की। तो यहाँ पर पोटेशियम साइनाइड कंज्यूम कर चुके थे जसपाल, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन
अब इसमें पलविंदर का क्या रोल था, क्यों शक का कांटा पलविंदर के ऊपर था? कारण ये था कि जब जसपाल की मृत्यु हुई और पलविंदर को उनकी लाश मिली तो वो घबरा गई और वो समझ गई कि जसपाल ने गलती से दवा की जगह ये केमिकल कंज्यूम कर लिया है। अब उनको ये भी मालूम था कि क्योंकि उनके ससुर उनको पसंद नहीं करते हैं, ये पक्का होने वाला है कि कहीं ना कहीं उनके ससुराल पक्ष के लोग उन्हीं के ऊपर आरोप डाल देंगे और उन्हीं को यहाँ पर खूनी मान लेंगे। इसीलिए उन्होंने डर के मारे अपने दोस्त मोहिंदर पाल की मदद ले करके जसपाल की लाश को ठिकाने लगाने का प्रयास किया। कुछ 10 दिनों तक उन्होंने उस लाश को अपने ही घर में एक ट्रंक के अंदर रखा, लेकिन जब उन्हें लगा कि अब लाश से स्मेल आने लगी है तो उन दोनों ने जाकर के पास में ही एक जगह थी बलदेव नगर कैंप, वहां जाकर के उस बॉडी को एक कुएं के अंदर डाल दिया एंड इवेंचुअली द बॉडी वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम द सेम ट्रंक इटसेल्फ। सो 10 दिन तक रखने के बाद में 19 फरवरी 1950 को इस बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया गया था उस पर्टिकुलर कुएं के अंदर। एंड जब वहां से बॉडी रिकवर हुई तो आपके ऑटोप्सी वगैरह रिपोर्ट में पता भी चल गया कि किस तरीके से, किस पॉइजनिंग से या किस पॉइजन से उनकी मृत्यु कारित हुई है और कौन वो व्यक्ति है, उनकी भी शनाख्त हो गई। जब उनकी सब शनाख्त हो गई तो वापस जिस बात का डर था पलविंदर कौर को, वही बात हुई। उनके ससुराल पक्ष ने उन्हीं के ऊपर आरोप लगाया और कहा कि मोहिंदर पाल के साथ अफेयर होने की वजह से पलविंदर कौर ने जसपाल की हत्या कारित करी और अब उनकी डेड बॉडी को भी यहाँ पर गायब कर दिया, जिसके चलते इनके ऊपर लगे चार्जेस 302 आईपीसी विच इज फॉर मर्डर, है ना। उसके बाद में 201 जो है कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ द एविडेंस एंड सेक्शन 24 इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, विच सेज कन्फेशन कॉज बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। तो यहाँ पर दो तो उनके ऊपर चार्जेस लगाएगा और एक चीज थी जो आपके स्टेटमेंट के संदर्भ में थी कि जो 15 अप्रैल 1950 को स्टेटमेंट दिया गया था पलविंदर कौर के द्वारा, क्या हम उसको यहाँ पर कन्फेशन मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं। तो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, बलविंदर कौर ने स्टेटमेंट क्या दिया था अपना, शी सेड कि मैंने हत्या नहीं कारित करी है, मैंने जसपाल सिंह को जब जमीन पर मरा हुआ पड़ा देखा और बगल में उस केमिकल की बोतल को देखा तो मैं ये समझ चुकी थी कि उनकी मृत्यु गलती से पॉइजन कंज्यूम कर लेने से हो गई है, गलती से उस केमिकल को कंज्यूम कर लेने से हो गई है। बट मुझे इस बात का डर था कि अगर मेरे ससुराल पक्ष को ये बात पता चली तो वो इस बात को नहीं मानेंगे, वो इस मिस्टेक को नहीं मानेंगे, वो यही कहेंगे कि मैंने ही जानबूझ करके उन्हें ये जहर दिया या मैंने ही उन्हें जानबूझ करके मारा है और अब मैं बचने का यहाँ से प्रयास कर रही हूँ। इसीलिए इसी डर से मैंने डेड बॉडी को छुपा दिया था और डेड बॉडी क्योंकि अकेले छुपा पाना मेरे बस की बात नहीं थी, इसलिए मैंने अपने दोस्त की मदद ली। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट उनके द्वारा दे दिया जा चुका था। अब देखते हैं कि क्या इश्यूज थे हमारे सामने। अब कैसे मौत कारित हुई, मौत के बाद में क्या क्या चीजें हुई, वो पूरा चेन ऑफ इवेंट्स पलविंदर कौर ऑलरेडी अपने स्टेटमेंट में पुलिस को दे चुकी थी। अब इश्यूज क्या थे कोर्ट के सामने, हम ये देखते हैं। बहुत ही प्लेन लग रहा है, सिंपल सा है ना, कि कुछ नहीं हुआ है, एक व्यक्ति ने गलती से जहर खा लिया, उसके बाद में उसकी लाश को ठिकाने लगाने में उन्हीं की पत्नी और उनकी पत्नी के मित्र ने जो भी चीजें, जो भी साजिशें हैं, जो भी एक्ट्स हैं, वो सारे के सारे किए हैं। तो यहाँ पर कुछ हद तक तो ये गुनहगार हैं, या हो सकता है कि मर्डर कारित करने के लिए भी गुनहगार हों। लेकिन कोर्ट के सामने जो इशू था वो ऑल टुगेदर बहुत अलग था। कोर्ट के लिए हमारी तरह ये सिर्फ स्टोरी जान लेना काफी नहीं होता, कभी भी उन्हें टेक्निकलिटीज भी देखनी पड़ती हैं। सो कोर्ट से भी यहाँ पर यही किया। कोर्ट के सामने एक टेक्निकल इशू जो था सबसे बड़ा, वो क्या था, एडमिसिबिलिटी ऑफ द कन्फेशन। क्या जो पलविंदर कौर ने स्टेटमेंट दिया है, क्या हम इसे कन्फेशन कंसिडर कर सकते हैं सेक्शन 24 के तहत? ये था सबसे पहला सवाल कोर्ट के नजरों में। जो स्टेटमेंट पलविंदर कौर ने दिया है कोर्ट के सामने, जहां उन्होंने पूरी बात एक्सप्लेन करी है कि क्या हुआ था एंड हाउ दे केप्ट द बॉडी इन द ट्रंक एंड हाउ दे डिस्पोज्ड ऑफ द बॉडी, व्हाट दे डिड विद द बॉडी फॉर 10 days, एवरीथिंग वाज एक्सप्लेन्ड बाय हर। तो क्या हम इस पूरे स्टेटमेंट को सेक्शन 24 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ कन्फेशन या नहीं कर सकते हैं, गिवन दैट इट कंटेन। अब क्यों इशू था, क्यों कन्फेशन मानना है या क्यों कन्फेशन नहीं मानना है, उसके पीछे रीजन था given that it contained both inculpatory and exculpatory state elements। देखिए, कन्फेशन किस चीज का होता है? कन्फेशन होता है गिल्ट का, ग्लानि का, जहां पर आप आरोप जो आपके ऊपर लगा है उसी को एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड कन्फेशन। तो यहां पर सवाल ये था, यहां पर कोर्ट्स के सामने जो एक टेक्निकल क्वेश्चन था वो ये था कि पलविंदर कौर ने अपनी स्टेटमेंट में सिर्फ आरोप को एक्सेप्ट नहीं किया है, इनफैक्ट उन्होंने आरोप, ये तो उन्होंने माना ही नहीं है कि उन्होंने मृत्यु कारित करी, ये तो वो कह ही नहीं रही हैं कि उन्होंने हत्या करी या उन्होंने जहर दिया। वो सिर्फ ये कह रही हैं कि जहर गलती से खा लिया था,
उन्होंने बॉडी को ठिकाने लगाया क्योंकि उन्हें डर था, उन्होंने डर के मारे बॉडी को ठिकाने लगाया, बॉडी को गायब किया। तो यहाँ पर कोर्ट के सामने क्वेश्चन था कि देखो यहाँ गिल्ट एक्सेप्ट नहीं हुआ है, ठीक है, मर्डर को लेकर के। यहाँ सिर्फ क्या चीजें हुई हैं मृत्यु के बाद में वो बातों का एक्सेप्टेंस है, उन बातों को एक तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो क्या कोर्ट यहाँ पर इनकल्पेटरी एंड एक्सकल्पेटरी, इनकल्पेटरी का मतलब क्या होता है, इनकल्पेटरी स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होती है इज वन दैट इंक्रिमिनेट्स द स्पीकर, यानी कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट, कोई भी ऐसा वाक्य जो आपको या आपके ऊपर दोष सिद्ध कर दे, जो ये कह दे या जिस स्टेटमेंट की वजह से आप अपना गुनाह कबूल कर ले या आपके ऊपर जो गुनाह है वो साबित हो जाए, वो क्या होता है, वो इनकल्पेटरी स्टेटमेंट होता है। वहीं पर एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट क्या होता है, टेंड्स टू एक्सोनरेट और क्लियर द स्पीकर, ऐसा कोई स्टेटमेंट जो आपको दोष मुक्त कर रहा हो या जो ये कह रहा हो कि आपने गलती नहीं करी, आपने अपराध नहीं किया, जैसे कोई एलिबाई बताना, ठीक है, कि मैं तो उस दिन वहां था ही नहीं, मैं तो इनफैक्ट फलानी जगह था, ठीक है, इस तरीके का कोई स्टेटमेंट, या मैंने ये काम नहीं किया, मैं ये काम कर ही नहीं सकता, है ना। तो ये सारी चीजें क्या होती है, एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट। जहां पे आप एक्सेप्ट करोगे वो इनकल्पेटरी स्टेटमेंट है, जिन स्टेटमेंट्स में आप कबूल नहीं कर रहे हो, मना कर रहे हो, या ऐसा कोई स्टेटमेंट दे रहे हो जिसकी वजह से ये सिद्ध हो जा रहा है कि आपने अपराध नहीं कारित किया है, तो वो आपके एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट्स होते हैं। अगर हम पलविंदर कौर के स्टेटमेंट की बात करें तो जहां पे शी सेड कि शी हैज नॉट डन द मर्डर, शी हैज नॉट कमिटेड द मर्डर, शी द पर्सन जसपाल सिंह हैड डाइड बाय हिज ओन मिस्टेक, जहां पर उन्होंने गलती से केमिकल कंज्यूम कर लिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट। इनकल्पेटरी पार्ट क्या है कि हाँ, डर के कारण मैंने बॉडी को जरूर ठिकाने लगाया, ठीक है। तो अब यहां पर 201 के लिए तो शी कुड बी फाउंड गिल्टी, बट फॉर मर्डर शी कैन नॉट बी फाउंड गिल्टी बिकॉज मर्डर तो वो डिनाई ही कर रही है आउटराइटली। अब देखते हैं दूसरा इशू कोर्ट के सामने क्या था। द अदर इशू दैट कोर्ट हैड इन फ्रंट ऑफ इट वाज कन्विक्शन अंडर 201। क्या 201 यानी कि डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस, क्या कहता है 201, कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस, क्या इसके तहत भी इनको दोषी पाना है या नहीं पाना है। वेदर द हाई कोर्ट वाज जस्टिफाइड इन कन्विक्टिंग पलविंदर कौर अंडर सेक्शन 201 आईपीसी बेस्ड ऑन हर स्टेटमेंट दैट एंड द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस प्रेजेंटेड। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो दूसरा सवाल था वो ये था कि हाई कोर्ट ने जो कन्विक्शन किया है ना, 20 सेक्शन 201 के तहत, क्या वो कन्विक्शन सही है, क्या पलविंदर कौर के स्टेटमेंट और जितने भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो प्रेजेंट किए गए कोर्ट में उनके आधार पर धारा 201 आईपीसी के तहत डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस कॉज करने के लिए पलविंदर कौर को यहाँ पर जिम्मेदार माना जा सकता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर बेसिकली आपके जजमेंट्स क्या आए थे। बिफोर वी गो ऑन टू द जजमेंट्स, छत्तीसगढ़ की प्रिपरेशन जितने भी बच्चे कर रहे हैं उन सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है जुडिशरी गोल्ड की तरफ से, जहां पर जुडिशरी गोल्ड इज प्राउड टू let you know that we have released the MVPS। MVPS क्या है बेसिकली, सी आपको जैसे यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है यूपीपीसीएसजे, यहाँ लिखा है डीजीएस छत्तीसगढ़, आरजेएस, एमपीसीजे। तो ये कुछ किताबें हैं जिनके अंदर देयर इज अ कंपाइलेशन ऑफ द पास्ट ईयर पेपर्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। So if you are somebody who is preparing for judiciary, who is not having an idea कि क्या चीजें पढ़नी है, कौन से टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट कंसिडर करना है, किस तरह के सवाल बनेंगे, दिस इज द गाइड फॉर योर प्रिपरेशन। सो अगर आप छत्तीसगढ़ की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक गाइडेंस मिल जाए विद रिस्पेक्ट टू क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और जो भी चीजें पढ़नी है वो किस तरह से पढ़नी है, उनमें से किस तरीके के सवाल बनते हैं, तो यहाँ पर आपकी बहुत मदद हो जाएगी हमारे एमवीपीएस के थ्रू। एमवीपीएस आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको सारे पास्ट ईयर पेपर मिलेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड ट्रेंड एनालिसिस मिलेगा, ठीक है। ये बकायदा स्टेट वाइज आता है। अभी क्योंकि छत्तीसगढ़ का एग्जाम आपके सामने है तो आप छत्तीसगढ़ के लिए जो एमवीपीएस अवेलेबल है आप उसे खरीद सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज गो ऑन Amazon, आप Amazon पे जाकर के इसे ले सकते हैं, वहां से खरीद करके अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं जजमेंट के ऊपर, तो एक एक करके जजमेंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेशंस कोर्ट ने जजमेंट क्या दिया। सेशंस कोर्ट ने पलविंदर कौर को गिल्टी पाया फॉर मर्डर, यानी कि 302 धारा 302 के तहत सेशंस कोर्ट ने पलविंदर कौर को यहाँ पर गिल्टी मान लिया। कोर्ट ने कहा कि नहीं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है और हम ये मान रहे हैं कि पलविंदर कौर ने ही जानबूझ करके, क्योंकि उनका अफेयर था, शी हैड द मोटिव,
she had an affair with Mohinder Pal. So because of the presence of motive बहुत important role play करता है आपके criminal cases में. So यहाँ पर motive दिखाई दे रहा है हमें murder कारित कर पाने के पीछे, और circumstantial evidences भी जो है वो पलविंदर कौर के विरुद्ध ही है. तो हम ये मान लेते हैं कि इन्होंने क्या किया है, हत्या कारित करी है. जहां तक बात धारा 201 की थी एविडेंस के, उसके ऊपर इन्होंने कोई जजमेंट नहीं दिया, कोई वर्डिक्ट नहीं दिया, ठीक है, और सीधे सीधे मर्डर के लिए यहाँ पर क्या पाया, इनको दोषी पाया. अब इन्होंने अपील किया हाईकोर्ट में. जब हाईकोर्ट में अपील किया तो हाईकोर्ट ने इन्हें मर्डर के लिए तो अक्विट कर दिया, लेकिन 201 के लिए इनको क्या दे दिया, रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 years. ठीक है, फॉर दी for her for causing the disappearance of evidence, she was punished with she was given the punishment of 7 years of rigorous imprisonment. अब यहां से बात कहां पहुंची आपकी, यहां से बात पहुंची सुप्रीम कोर्ट. यहां पे द हाई कोर्ट हैड रिलाइड हेवीली ऑन हर स्टेटमेंट एक्सेप्टिंग द इनकल्पेटरी पार्ट. अब हाई कोर्ट ने किया क्या, जो अपना जजमेंट दिया उस जजमेंट का आधार बनाया किसको, पलविंदर कौर की स्टेटमेंट के इनकल्पेटरी पार्ट को. इनकल्पेटरी पार्ट मतलब वो हिस्सा जो उनके ऊपर दोष सिद्ध कर रहा था, यानी कि वो हिस्सा जिसमें पलविंदर कौर एक्सेप्ट कर रही थी कि उन्होंने डेड बॉडी को छुपाया है, डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने का प्रयास किया, सो दैट डेड बॉडी रिकवर ना हो तो उनके ऊपर भी कोई चार्जेस ना लग पाए. सो यहाँ पर हाईकोर्ट ने पूरे स्टेटमेंट के जो 2 हिस्से थे, तो जो इनकल्पेटरी हिस्सा था उसको तो क्या कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, जबकि जो एक्सकल्पेटरी हिस्सा था उसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया यहाँ पे. ठीक है, अब बात पहुंची सुप्रीम कोर्ट तक. सुप्रीम कोर्ट जब बात पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर जजमेंट क्या निकला, हाई कोर्ट के जजमेंट के विरुद्ध निकला. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया. इट ओवरटर्न द कन्विक्शन अंडर सेक्शन 201 ऑफ आईपीसी एंड अक्विटेड पलविंदर कौर ऑफ ऑल द चार्जेस. तो धारा 302 के तहत भी इनको दोष मुक्त कर दिया गया और साथ ही में 201 के तहत भी इनको दोष मुक्त कर दिया गया. कारण क्या था कोर्ट का, कोर्ट का कहना था अ कन्फेशन मस्ट बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड इन इट्स एंटायरिटी. यानी कि अगर आपके पास में एक पूरा स्टेटमेंट आया है, उस पूरे स्टेटमेंट का कुछ हिस्सा है जो आपके ऊपर दोष को एक्सेप्ट कर रहा है और दूसरा है जो आपको बचा रहा है उस दोष से, तो आपको पूरा ही स्टेटमेंट एज अ होल कंसिडर करना पड़ेगा. आप एज पर योर ओन कन्वीनियंस इनकल्पेटरी पार्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते और एक्सकल्पेटरी पार्ट को छोड़ नहीं सकते हो. तो या तो पूरा स्टेटमेंट कंसिडर करें या कुछ भी कंसिडर ना करें. यहाँ पर द कोर्ट सेड सेलेक्टिव एक्सेप्टेंस इज इम्परमिसिबल, यानी कि इनकल्पेटरी पार्ट को एक्सेप्ट करना और एक्सकल्पेटरी पार्ट को रिजेक्ट कर देना, जैसा कि हाईकोर्ट ने किया अपने जजमेंट में, ये क्या होगा, ये गलत होगा. पलविंदर कौर स्टेटमेंट वाज प्राइमरली एक्सकल्पेटरी सजेस्टिंग एन एक्सीडेंटल डेथ एंड दस कुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ कन्फेशन अंडर सेक्शन 24 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. कोर्ट का कहना था कि पलविंदर कौर ने जो पूरा स्टेटमेंट बताया और जो पूरा चेन ऑफ इवेंट्स बताया वो एक एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट ज्यादा था मेजरली, क्योंकि वो उस पूरे वाक्य को एक्सप्लेन करके क्या बताना चाह रही थी कि उन्होंने हत्या कारित नहीं करी है. सो देयरफॉर द स्टेटमेंट वाज टू सेव हर फ्रॉम द चार्जेस दैट कुड बी इम्पोज्ड ऑन हर. ये जो चार्जेस उनके ऊपर लगने वाले थे उनसे बचाने के लिए खुद को उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया था. देयरफॉर इट वाज मेजरली एक्सकल्पेटरी. देयर वाज इनसफिशिएंट एविडेंस टू एस्टैब्लिश दैट जसपाल सिंह डेथ वाज कॉज्ड बाय पॉइजनिंग और दैट पलविंदर कौर वाज इन्वॉल्वड इन द क्रिमिनल ऑफेंस. एंड क्योंकि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था, देयर वाज हार्डली एनी एविडेंस व्हिच कुड प्रूव कि पलविंदर कौर ने ही इनको पॉइजन एड्रेस किया है और गलती से ऐसा नहीं हुआ है. इसीलिए भी कोर्ट ने क्या कर दिया, पलविंदर कौर को यहां पर दोष मुक्त कर दिया, अक्विट कर दिया. द केस, अब सिग्निफिकेंस क्या है इस केस का, एज आई स्टार्टेड एंड आई सेड कि ये केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे क्रिमिनल लॉ के लिए, हमारे देश के कानून के लिए. क्यों, क्योंकि इसने एक बहुत खास कंट्रीब्यूशन दिया. अब वो कंट्रीब्यूशन था कन्फेशंस के संदर्भ में. कन्फेशंस के संदर्भ में क्या कंट्रीब्यूट किया यहाँ पे, देखिए सबसे पहली बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वो ये कहा कि भाई आप जो है पार्शियल स्टेटमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, आपको पूरा ही स्टेटमेंट एक्सेप्ट करना है. एज अ होल पूरा स्टेटमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा. अगर आप अगर उस स्टेटमेंट के अंदर एक हिस्सा इनकल्पेटरी एक एक्सकल्पेटरी है तो आप या तो पूरे को एक साथ संभालें या फिर आप पूरे को छोड़ दें. आप अपने कन्वीनियंस पे किसी के ऊपर दोष सिद्ध करने के लिए सिर्फ इनकल्पेटरी पार्ट को नहीं यूज कर सकते. सो इट वाज लैंडमार्क इन अंडरस्टैंडिंग द लीगल स्टैंडर्ड्स for admissibility of the confession by the Indian courts.
तो बहुत एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या है कि किस तरीके कन्फेशन को एडमिट करना है और कन्फेशन को किस हद तक या कितना हिस्सा कन्फेशन का एडमिट करना है, उस बात को लेकर के यहाँ पर एक बहुत क्लैरिटी दी गई कोर्ट्स के द्वारा. इट लेज डाउन द प्रिंसिपल दैट अ कन्फेशन मस्ट बी wholly accepted or wholly rejected, and that the statements containing both inculpatory and exculpatory elements cannot be selectively used to convict the accused. The judgment also reinforces the necessity for the prosecution to prove the guilt beyond reasonable doubts. तो यहाँ पे दो चीजें कर दी कोर्ट ने जो बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुई. सबसे पहली बात ये कि जब बात आती है किसी कन्फेशन की, तो आप उस कन्फेशन को या तो पूरी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे या आप पूरी तरीके से रिजेक्ट करेंगे. आप आधा हिस्सा अपने कन्वीनियंस के हिसाब से किसी व्यक्ति को कन्विक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते. पहली बात ये. दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश थी, उसी बात को कोर्ट ने वापस रीइटरेट किया कि जब भी बात आती है किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप को सिद्ध करने की, तो प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है कि वो क्या करे, वो बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स किसी चार्ज को प्रूव करे. ठीक है. आप प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेसिस पे किसी क्रिमिनल अपराध में, क्रिमिनल ऑफेंस में किसी व्यक्ति को कन्विक्ट नहीं कर सकते. अगर आपको करना ही है तो कैसे होगा, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपको प्रूव करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर नहीं हो पा रहा था क्योंकि पलविंदर कौर के अगेंस्ट जो भी स्टेटमेंट्स, जो भी एविडेंसेस थे, वो सब कैसे थे, वो सब सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थे. कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं था जो इस बात को साबित करता हो कि पलविंदर कौर ने जानबूझ करके अपने पति को वो जहर दिया. ठीक है. तो यहाँ पर पूरे पूरे तौर पर जो सिचुएशन है वो क्या बन करके आ रही थी, आपकी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की बन के आ रही थी. बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये प्रूव नहीं किया जा पा रहा था कि पलविंदर कौर और मोहिंदर पाल ने जसपाल का मर्डर कारित किया है. एंड हेंस पलविंदर कौर वाज acquitted. She was acquitted from all the charges by the court. ना तो 302 लगा और ना ही 201 लगाया गया. दोनों ही आरोपों से ये क्या हो गई, दोष मुक्त हो गई. तो ये था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जजमेंट, जिसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, जैसा कि आप लोगों को सुन करके लगी होगी. सो दिस इज द एंड ऑफ द एपिसोड 4. इसके बाद में आप मुझसे कौन सा केस की स्टोरी जानना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. बाय गाइज, मेक योर डे ग्रेट. थैंक यू एवरीवन.